गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने आयत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करे थे, मतलब रेक्टेंगल से रिलेटेड। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो रोम्बस, जिसे हम बोलते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब होता है जिससे एक होता है स्क्वायर, जिसे हम बोलते हैं वर्ग। ठीक है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। ऐसे ही रोम्बस में, मतलब समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। लेकिन वर्ग में क्या होता है कि यहाँ जो दोनों विकर्ण है, मतलब डायगोनल्स, दोनों अलग अलग, दोनों वर्ग में तो सेम होते हैं, लेकिन यहाँ समचतुर्भुज में दोनों अलग होते हैं। इनके बीच का डिफरेंस ये है कि यहाँ डायगोनल स्क्वायर में तो इक्वल होंगे और यहाँ रोम्बस में दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो रोम्बस का मतलब ये होता है जिसकी 4 साइड्स होंगी और चारों साइड्स इक्वल होंगी। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, चारों भुजाएं समान हो, ऑल साइड्स आर इक्वल। जैसे समचतुर्भुज जिसकी 4 साइड्स होंगी। फर्स्ट, जैसे मान लो कि ये आपके पास में 4 भुजाओं से मिलकर बना है। ये मैंने लिखा ए, ये मैंने लिखा बी, ये लिखा सी और ये लिखा मैंने डी। यहाँ इसकी जो भुजाएं हो गई वो कितनी भुजाएं हो गई? 4। अब 4 भुजाएं हैं तो इसका मतलब है विकर्ण 2 होंगे। तो फर्स्ट विकर्ण और ये सेकंड विकर्ण हो गया। यहाँ जो विकर्ण है वो दोनों क्या है? D1 और D2 दोनों अलग अलग है। तो समचतुर्भुज का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि ये आपके पास में D1 हो गया और ये D2, तो ये पहला विकर्ण, ये दूसरा विकर्ण। फिर हम बात करते हैं समचतुर्भुज। फर्स्ट, अगर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम निकाले, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका मतलब है एरिया ऑफ रोम्बस। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का मतलब होता है कि ये एरिया निकालना है हमें, अंदर वाला पार्ट। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का मतलब होता है कि पहले दोनों विकर्णों को गुना करो। इसका मतलब है कि यहाँ D1 इंटू D2 और इसमें डिवाइड किसका कर दो? 2 का। ठीक है, तो D1 इंटू D2 अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ दोनों विकर्णों को गुना करके अगर हम 2 का डिवाइड करते हैं तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का मतलब होता है 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति। जो मैंने डॉट डॉट करा है ये क्षेत्रफल निकालना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का मतलब होता है D1 इंटू D2 अपॉन 2 होता है। फिर इसके बाद में आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, D1 और D2 है क्या है? दोनों विकर्णों का गुणनफल। इसका मतलब है दोनों विकर्णों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल्स, दोनों विकर्णों का गुणनफल बटा 2। मतलब दोनों विकर्ण को गुना करके हम डिवाइड किसका कर रहे हैं? 2 का कर रहे हैं। फिर सेकंड, दोनों विकर्ण, दोनों विकर्ण तथा, अब जैसे मान लो कि यहाँ इसकी भुजा हो गई ए। अब ये सभी भुजाएं तो समान होती है, इसका मतलब है कि ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसका परिमाप देखो। तो समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज का, समचतुर्भुज का परिमाप मतलब पेरीमीटर। तो चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग का मतलब है किसके बराबर होगा? 4a के बराबर होगा। क्योंकि यहाँ 4 भुजाएं हैं, चारों भुजाएं क्या है? समान है। तो चारों भुजाएं समान है तो ये किसके बराबर होगा? 4a के इक्वल होगा। तो ये ध्यान रखना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल D1 इंटू D2 अपॉन 2 और समचतुर्भुज का अगर परिमाप निकाले तो यहाँ 4 इंटू भुजा। तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में थर्ड,
जैसे दोनों विकर्ण तथा भुजा के बीच संबंध, भुजा के बीच संबंध। जैसे दोनों विकर्ण का मतलब होता है, दोनों विकर्ण का मतलब है कि यहाँ दो विकर्ण हो गए, एक तो D1 और एक D2। और भुजा, भुजा का मतलब है यहाँ सभी भुजाएं तो समान है, इसका मतलब है एक ही बात हो रही है। तो इनके रिलेशन के बारे में डायरेक्ट पूछते हैं कई बार, तो हम क्या लिखेंगे, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि 4a² बराबर होता है। इसका मतलब है कि आप a² निकालोगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4a² हो जाएगा, जो किसके बराबर होगा, दोनों विकर्ण का स्क्वायर करके, दोनों विकर्ण का होल स्क्वायर करके दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो। इसका मतलब है दोनों विकर्ण का स्क्वायर करके प्लस करके 4a² के बराबर रखोगे तो इनके बीच का ये रिलेशन मिलेगा, संबंध मिलेगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर यहाँ एरिया पूछे समचतुर्भुज का तो D1 इंटू D2/2, और यहाँ परिमाप पूछे पेरीमीटर तो ये 4a, क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, सभी भुजाएं समान। फिर दोनों विकर्ण तथा भुजा के बीच अगर रिलेशन पूछे, संबंध पूछे आपसे, तो इसका मतलब है 4a² बराबर यहाँ D1 का होल स्क्वायर प्लस D2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ टोटल 3 कंडीशन है, एक तो भुजा हो गई, एक पहला विकर्ण हो गया और एक दूसरा विकर्ण हो गया। 3 कंडीशन में से आपको 2 कंडीशन देंगे, एक कंडीशन निकालने को बोलता है। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन करते हैं अभी। समचतुर्भुज का समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि विकर्णों की लंबाई, यदि विकर्णों की लंबाई, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि विकर्णों की लंबाई यहाँ 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हो। इसका ए, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है 45, बी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी 90 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिसे अगर हमें एरिया निकालना है ए, तो दोनों विकर्ण को गुना करो और डिवाइड किसका करना है, 2 का करना है। तो मैंने यहाँ कट किया तो ये 6 मिला, 15 को 6 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, 90। तो अपना करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, करो एक बार इसको जल्दी, फिर आगे करते हैं। हो गया। हो गया। नेक्स्ट, एक समचतुर्भुज का एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, एक समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप निकालो, परिमाप ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई
जिसके विकर्णों की लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा यहाँ 12 सेंटीमीटर हो, 12 सेंटीमीटर हो। यहाँ 20 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, सी 25 सेंटीमीटर और डी 26 सेंटीमीटर। हाँ निकालो एक बार। समचतुर्भुज का परिमाप निकालना है जिसके दोनों विकर्णों की जो लंबाई है वो 5 और 12 है। हाँ, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जिसकी भुजा 13 सेंटीमीटर और विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। यहाँ जिसकी भुजा 13 सेंटीमीटर और एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। बताओ एक बार, फर्स्ट वाले का आंसर बताओ। फर्स्ट वाले का आंसर हाँ, फर्स्ट वाले का आंसर, एक समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की जो लंबाई है एक तो 5 सेंटीमीटर और एक 12 सेंटीमीटर है। एक 5 सेंटीमीटर और एक 12 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो परिमाप का मतलब तो क्या होता है, समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, 4a होता है। इसका मतलब है कि 4a निकालने के लिए, जैसे परिमाप 4a होता है तो इसका मतलब है कि a हमें नहीं पता, तो सबसे पहले क्या निकालोगे, a निकालोगे। तो समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई 5 और 12 है। देखो मैंने यहाँ लिखाया था कि दो विकर्ण और एक भुजा के बीच में एक रिलेशन होता है, तो ये होगा 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर किसके बराबर होगा, d1 का होल स्क्वायर प्लस d2 का होल स्क्वायर। ये लिखवाया मैंने, 4a स्क्वायर बराबर होता है d1 का होल स्क्वायर प्लस d2 का होल स्क्वायर। जिसे मैंने लिखा 4a स्क्वायर, तो d1 का होल स्क्वायर प्लस d2 का होल स्क्वायर, तो ये तो होगा 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर। तो पहला विकर्ण मतलब विकर्ण है ये तो d1 हो गया, ये d2 हो गया, तो 12 का होल 5 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर बराबर 25 प्लस 144, दोनों का सम 169 होता है। जैसे ये तो मैंने लिखा 9, ये लिखा 6, ये 1, तो a स्क्वायर बराबर क्या होगा 169/4। तो a बराबर किसके होगा, देखो यहाँ रूट लगेगा 169/4, तो a बराबर होगा, ये तो होता है 13 का, और रूट 4 क्या होता है, रूट 4 किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। अब आपसे पूछा है कि भुजा मतलब परिमाप पूछा है, परिमाप का मतलब होता है p बराबर 4a, तो यहाँ 4a अपने पास में क्या निकल रहा है 13/2, 2 की टेबल से यहाँ मैंने कट किया तो 2,
और 13 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कौन सा होगा? 26 मिलेगा। आंसर कौन सा होगा? 26। ये अपना आंसर होगा, 26 करेक्ट होगा। ठीक है, अब सेकंड वाले में देखो, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 13 सेंटीमीटर और एक विकर्ण 24 है। देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तो क्या होता है? दोनों विकर्णों का गुणनफल बटा 2। दोनों विकर्णों का गुणनफल बटा 2। तो दो विकर्ण तो नहीं पता है, यहाँ एक विकर्ण पता है आपको, दूसरा विकर्ण नहीं पता। लेकिन मैंने आपको यहाँ बताया था कि इस वाले रिलेशन में यहाँ टोटल 3 कंडीशन होती है। एक तो फर्स्ट, एक दूसरा, एक तो पहला विकर्ण और ये थर्ड। 3 कंडीशन में से आपको 2 कंडीशन देंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ एक भुजा तो दी हुई है, भुजा का मतलब है यहाँ ए दिया हुआ है। यहाँ एक विकर्ण दिया हुआ है, एक विकर्ण का मतलब क्या दिया हुआ है? D1। मतलब क्या निकालना है आपको? D2 निकालना है। दूसरा विकर्ण निकालोगे तो सबसे पहले समचतुर्भुज में एक भुजा दी हुई है और यहाँ एक विकर्ण दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कौन सा विकर्ण निकालना है? दूसरा विकर्ण निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ मैंने लिखा 4a²। 4a² का मतलब होता है ये 13 का होल स्क्वायर हो गया, जिसे 4a² बराबर होता है D1 का होल स्क्वायर प्लस D2 का होल स्क्वायर। D1 का होल स्क्वायर प्लस D2 का होल स्क्वायर होगा। फिर एक भुजा दी हुई है, ये है 13, तो 13 का होल स्क्वायर बराबर D1 का होल स्क्वायर का मतलब है एक विकर्ण दिया हुआ है 24 का होल स्क्वायर। 24 का होल स्क्वायर, दूसरा विकर्ण नहीं पता, दूसरा विकर्ण निकालोगे तो 13 का होल स्क्वायर तो क्या होता है? 169। 169 और 24 का होल स्क्वायर होता है 576 प्लस D2 का होल स्क्वायर। अब 4 को 169 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 को 9 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 9 चौक 36। 6 यहाँ 3 पावर है, तो यहाँ 7, यहाँ 2, तो ये होगा 6। अब इस वाले पार्ट को यहाँ लेके आओगे तो ये माइनस में होगा, 576 मिलेगा, जो किसके बराबर होगा? D2 के होल स्क्वायर के। तो माइनस करेंगे तो 100 मिलेगा, तो यहाँ D2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ जो D2 है वो किसके बराबर होगा? 10 के बराबर होगा। आपसे क्या पूछा है? एरिया पूछा है। एरिया का मतलब होता है कि D1 इंटू D2 अपॉन 2 होता है। यहाँ D1 का मतलब तो है 24, D2 का मतलब है 10। मैंने यहाँ 2 का डिवाइड किया तो ये आपके पास में 12 को कट करना, क्योंकि 10 से तो मल्टीप्लाई करना इजी रहता है ना। तो यहाँ D2, तो ये 24, तो ये हो जाएगा आपका एरिया। तो यहाँ 12 को हम 10 से करेंगे तो यहाँ 120 मिलेगा। 12 को हम 10 से करेंगे तो 120, तो इसका मतलब है कि जो इसका एरिया है रोम्बस का वो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। समझ गए इसको? लिखो एक बार जल्दी इसको। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ टोटल 3 कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन में इसका मतलब है कि यहाँ ए देंगे आपको। सेकंड कंडीशन में यहाँ जैसे मान लो कि यहाँ आपको एक विकर्ण दे दिया, और थर्ड कंडीशन में जैसे मान लो कि यहाँ सेकंड विकर्ण दे दिया। तो यहाँ 3 कंडीशन में से 2 कंडीशन देंगे, एक कंडीशन निकालने को बोलेगा, तो वो तो आपको निकालना है, तो ये हमें ध्यान रखना है। हो गया ये? करो जल्दी।
आगे देखो, एक होता है समांतर चतुर्भुज, एक होता है समांतर चतुर्भुज जिसे हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। देखो, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, देखो ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समान हो, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं समान हो, परंतु दोनों विकर्ण परंतु दोनों विकर्ण असमान हो, मतलब बराबर नहीं हो। अब जैसे एक होता है आयत, जिसे हम बोलते हैं रेक्टेंगल, तो उसमें भी आमने सामने की भुजाएं समान होती है, लेकिन उसमें दोनों विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन इसमें दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते। तो समांतर चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समान होंगी, जैसे मैंने ये लिखा ए, ये लिखा बी, ये लिखा सी और ये लिखा डी। अब दोनों विकर्ण हैं, तो यहाँ मैंने लिखा ए सी और ये डी बी या बी डी। अगर हम बात करते हैं, वैसे तो दोनों विकर्ण तो बराबर तो होते नहीं है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ जो ए बी है, ए बी सी डी के इक्वल है, एंड यहाँ जो बी सी है वो ए डी के इक्वल होगा। मतलब ए बी भुजा सी डी के इक्वल, यहाँ बी सी भुजा ए डी के इक्वल है। फिर सेकंड, यहाँ दोनों विकर्ण बराबर नहीं है, इसका मतलब है ये D1 है, तो ये क्या होगा D2, तो यहाँ D1 नॉट इक्वल टू D2। अब बात करते हैं इसके एरिया की, लेकिन आपसे जो पूछा जाएगा वो एरिया के बारे में ही पूछा जाएगा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का मतलब होता है ए आधार इंटू ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई, बस आधार इंटू ऊंचाई। जैसे यहां मैंने एक समांतर चतुर्भुज बनाया, ये इसका मतलब है कि ये तो हो गया इसका आधार बेस, और जैसे मान लो कि यहाँ एक हाइट है, तो यहाँ एक हाइट देंगे आपको, एक आधार देंगे, तो दोनों को गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर वाला पार्ट का एरिया निकल जाएगा हमें। ठीक है, अंदर वाले पार्ट का एरिया निकल जाएगा। तो बस आधार को, बेस को हाइट से, आधार को ऊंचाई से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना है, बस आंसर निकल जाएगा। जैसे जैसे आधार 44 सेंटीमीटर और यहाँ ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है। 22 सेंटीमीटर वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? तो दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब है कि जैसे यहाँ ए, मल्टीप्लाई करो एक बार इसको, ठीक है 9, तो दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हमें मिला ए, मतलब एरिया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आधार इंटू ऊंचाई होता है, तो दोनों को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, हाँ ये वाला क्वेश्चन करना है एक बार।
एक चतुर्भुज की भुजाएं एक चतुर्भुज की भुजाएं 2:3:4:5 के अनुपात में है, के अनुपात में है। और परिधि 294 सेंटीमीटर है। और परिधि 294 सेंटीमीटर है। 294 सेंटीमीटर है। इसकी सबसे छोटी भुजा ज्ञात करो। इसकी सबसे छोटी भुजा ज्ञात करो। सबसे छोटी भुजा ज्ञात करो। निकालो एक बार। जिसका ए फर्स्ट ऑप्शन है 41, बी 42, सी 43, डी 44। 41, 42, 43, 44 निकालो। क्या आएगा? बी। बाकी निकालो एक बार। देखो देखो एक चतुर्भुज की भुजाएं जैसे 2, 3, 4 और 5 है, तो इसका मतलब है ये तो हो जाएगा 2x, ये होगा 3x, ये होगा 4x और ये होगा 5x। रेशो की फॉर्म में है तो हमने x की फॉर्म में लिखा इसको। अब चतुर्भुज की टोटल 4 भुजाएं होती हैं और परिमाप हो चाहे परिधि हो दोनों सेम ही होते हैं, अलग नहीं होते। इसका मतलब है कि चारों भुजाओं को हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। अब जैसे चारों भुजाओं को प्लस करेंगे और यहाँ टोटल परिधि चारों भुजाओं के बराबर यहाँ दिया हुआ है 294, तो सबसे पहले यहाँ मैंने लिखा 2x, 3x, 5x और ये हो जाएगा 9x और ये 14x। तो सबसे पहले यहाँ मैंने लिखा 14x, चारों भुजाओं का योग 14x। इसका मतलब है परिधि किसके बराबर है? 294 के बराबर है। अब मैंने 14 के टेबल से यहाँ मैंने कट किया तो ये आपके पास में 2 बार जाएगा और यहाँ 1 बार जाएगा। इसका मतलब है कि जो x है वो किसके बराबर होगा? 21 के बराबर होगा। अब आपसे पूछा है कि सबसे छोटी भुजा का मतलब है यहाँ 2x है, तो छोटी भुजा का मतलब है 2x और 2 को 21 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 मिलेगा। तो आंसर जो भी होगा वो राइट है आपका। ठीक है, करो एक बार इसको जल्दी। हो गया सबका? हाँ, क्या लिखो?
एक समांतर चतुर्भुज का आधार, एक समांतर चतुर्भुज का आधार एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का 3 गुना है। उसकी ऊंचाई का एक समांतर चतुर्भुज का जो आधार है उसकी ऊंचाई का 3 गुना है। 3 गुना है यदि उसका क्षेत्रफल, यदि उसका क्षेत्रफल 1083 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आधार और ऊंचाई ज्ञात करो। है तो आधार और ऊंचाई ज्ञात करो। फर्स्ट ए ऑप्शन है 36 और 12, 36 और 12, या बी फिर 45 और 15, सी 57 और 19, डी ये 30 और 10, 30 और 10। एक समांतर चतुर्भुज का जो आधार उसकी ऊंचाई का 3 गुना है यदि उसका क्षेत्रफल 1083 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आधार और ऊंचाई ज्ञात करो। आधार और ऊंचाई निकालना है। करो एक बार ट्राई इसको। एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का 3 गुना है यदि उसका क्षेत्रफल 1083 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आधार और ऊंचाई ज्ञात करो। देखो सबसे पहले क्या आएगा, सी। एक समांतर चतुर्भुज देखो सबसे पहले यहां लिखा हुआ है कि समांतर चतुर्भुज का आधार। जैसे समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है, जैसे मान लो कि एक तो हो गया आधार, एक हो गई इसकी ऊंचाई। अगर यहां ऊंचाई x है तो ये क्या होगी, 3x होगी। अब यदि उसका क्षेत्रफल 1083 है और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई, तो यहां 3x इंटू एक्स ये क्षेत्रफल है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। आधार क्या है, 3x, ठीक है। ऊंचाई कितनी है, x हो गई, जो किसके बराबर हो गई, क्षेत्रफल के बराबर। यहाँ क्षेत्रफल क्या है, 1083। अगर x को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो एक्स स्क्वायर मिलेगा। क्या मैं इसको 3 की टेबल से तो कैंसिल कर सकता हूँ। जैसे मेरे यहाँ 3 की टेबल से इसको कैंसिल किया तो यहाँ 3 बार गया, यहाँ 6 मिलेगा और यहाँ 1, तो 361। और 361 किसी ना किसी का होल स्क्वायर होता है, ये 19 का होल स्क्वायर होता है 361। तो x बराबर कितना होगा, 19 होगा। x बराबर कितना होगा, 19 होगा। अब जब x की वैल्यू 19 है, x की वैल्यू 19 का मतलब है कि यहाँ जो ऊंचाई है वो तो कितनी हो गई, 19। अब इसकी 3 गुनी है आधार, इसका मतलब है कि 3 गुनी का मतलब है 19 का 3 गुना कितना हो गया, 57, 57। तो 3 को मैंने 19 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ क्या मिलेगा, 57। तो राइट है आपका आंसर, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है।
तो ये हमें ध्यान रखना है। हाँ, अब बताओ जैसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर एच। वृत्त में एच भी आता है, ऊंचाई आती है। हो गया सबका ये? देखो नेक्स्ट आगे। देखो सबसे पहले यहां मैंने लिखा वृत्त, जिसे हम बोलते हैं सर्कल। एक होता है वृत्त जिसे हम बोलते हैं सर्कल। जैसे ये आपके पास में एक सर्कल हो गया, जिसका कहीं ना कहीं एक कोई ना कोई केंद्र होगा। जैसे ये सेंटर पॉइंट हो गया। अब सेंटर पॉइंट और ये इसकी रेडियस हो गई। रेडियस का मतलब है ये इसकी त्रिज्या हो गई। अगर फर्स्ट हमें निकालना है, और यहाँ ये ध्यान रखो आप कि ये आपके पास में, जैसे यहाँ मैंने लिखा ना ये गोलाई है एक तरीके से। अगर इसकी बात हम करते हैं तो इसका मतलब है कि ये आपके पास में, इसे हम क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। क्या बोलेंगे? परिधि बोलेंगे। इसका मतलब है कि जैसे मान लो कि यहाँ कोई, जैसे कोई वायर है, जैसे तार। अब तार को घुमा करके अगर मैंने एक सर्कल बनाया है और उसकी लंबाई दी हुई है, इसका मतलब वो परिधि की बात कर रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर घुमाएगा तो इसका मतलब है यही तो लेंथ मिलेगी आपको, इसका मतलब है परिधि की बात कर रहा है। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा ये तो परिधि, तो फर्स्ट अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मतलब है जैसे ये आपके पास में सर्कल हो गया और ये क्षेत्रफल हमें निकालना है अंदर वाला पार्ट, का मतलब है ये क्षेत्रफल हो गया। तो ये क्षेत्रफल हो गया। फिर इसके बाद में सेकंड, अगर आपको निकालनी है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि का मतलब होता है 2 पाई आर। और वृत्त की परिधि का मतलब है कि जैसे ये लेंथ है, ये आपके पास में सर्कल है, इसका मतलब है कि ये लेंथ निकालनी है तो ये इसकी परिधि होती है। फिर हम बात करते हैं व्यास। वृत्त का व्यास, वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या की क्या होती है? डबल होती है। जिसे हम बोलते हैं, जैसे मान लो कि ये आपके पास में आर है और ये भी क्या हो गई? आर। तो दोनों को मिला करके हम क्या लिख सकते हैं? 2r लिख सकते हैं। तो ये इसकी व्यास हो गई, डायमीटर बोलते हैं हम इसको। तो ये व्यास हो गई। अब इसी में जैसे मान लो कि यहाँ हम पढ़ते हैं अर्धवृत्त, सेमी सर्कल। अर्धवृत्त, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का मतलब है कि जैसे मान लो कि यहाँ आपके पास में एक सर्कल है, इसको मैंने सेंटर पॉइंट से कट किया, तो यहाँ एक सेमी सर्कल बनेगा, मतलब अर्धवृत्त बनेगा। जैसे मान लो कि ये इस टाइप से कुछ बना है। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है, ये आर, ये आर, तो दोनों मिलाकर के ये टोटल कितना हो गया? 2r हो गया। मतलब व्यास तो सेम रहता है। अब हम बात करते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 कर देते हैं। जैसे पाई आर स्क्वायर तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हो गया।
ठीक है। फिर यहाँ अगर मैंने 2 का डिवाइड करा, मतलब 2 बराबर हिस्सों में मैंने बांटा है ना, इसका मतलब है कि एक भाग मिला है दोनों में से, तो यहाँ मैंने 2 का डिवाइड कर दिया, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मिल गया। अब हम बात करते हैं कि अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि किसके बराबर होगी? पाई आर प्लस 2r। तो यहां मैंने लिखा पाई आर प्लस 2r, लिखा मैंने पाई आर प्लस 2r। अब पाई आर प्लस 2r को हम एक और परिधि लिख सकते हैं, 36/7 इंटू आर, क्योंकि 36/7 इंटू आर, ये याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। क्यों? क्योंकि इससे जल्दी सॉल्यूशन होगा, क्योंकि यहाँ जो पाई आर प्लस 2r है इसी से ही मिलकर के ये बना है। तो 36/7 इंटू आर, जैसे यहाँ मैंने लिखा पाई आर प्लस 2r, ये तो इसकी परिधि हो गई, दोनों में से r कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पाई प्लस 2 बचेगा, और पाई की जगह हम क्या पुट करेंगे? 22/7, 22/7 प्लस 2, फिर r, तो यहाँ मैंने 7 एलसीएम लिया, तो 22, 7 को 2 से लिखूंगा तो 14। अब दोनों को प्लस करूंगा तो r इंटू यहाँ 36/7। इसका मतलब है कि अब जैसे यहाँ देखो 1 2 3 4th स्टेप में ये आपका आ रहा है, और वहाँ भी वैल्यू पुट करोगे तो 4 स्टेप तो करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। शॉर्ट में कर दो, ठीक है, वरना यहाँ आप रेडियस पुट करोगे r, तो डायरेक्ट यहाँ 7 से कैंसिल होकर के डायरेक्ट आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 36/7 इंटू आर, तो ये डायरेक्ट करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, या तो दोनों करने, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन जब आता है तो ये वाला अप्लाई करना है आपको, 36/7 इंटू आर, इससे जल्दी सॉल्यूशन होगा। एक बार लिखो, फिर आगे क्वेश्चंस करते हैं। इसके बाद में एक होता है सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है ऐसा वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो। तो सबसे पहले यहाँ लिखोगे ऐसे दो वृत्त या ऐसे वृत्त जिनका केंद्र, मतलब सेंटर पॉइंट एक ही हो, जिनका केंद्र एक ही हो। जैसे यहाँ मैंने एक सर्कल बनाया, फिर एक और सर्कल बनाया, और दोनों का यहाँ जो सेंटर पॉइंट है वो एक ही है। दोनों का सेंटर पॉइंट क्या है? एक ही है। इसका मतलब है कि ये छोटा सर्कल है तो इसकी रेडियस भी कौन सी होगी? छोटी होगी, r। और ये बड़ा सर्कल है तो इसकी जो त्रिज्या है वो क्या होगी? कैपिटल R। अब जैसे मान लो कि यहाँ मैंने ये r लिखा, तो एक तरीके से जैसे मान लो कि सेंटर पॉइंट है, तो ये एक तरीके से जो लेंथ हो गई ये r ही तो है, ये भी है ना। अगर मुझे निकालना है, जैसे मान लो कि ये वाला क्षेत्रफल निकालना है, दोनों के बीच का जो बचा पार्ट है ना, यहाँ रिमेनिंग पार्ट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? दोनों का जो बचा हुआ पार्ट है वो हम कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो कि एरिया निकालना है, तो सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल
देखो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो बाहर वाले सर्कल के क्षेत्रफल में से, और बाहर वाले सर्कल का जो क्षेत्रफल है उसकी जो त्रिज्या है वो क्या है, कैपिटल आर। इसका एरिया निकालो तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और छोटे वाले सर्कल का क्या है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। दोनों में से मैंने पाई कॉमन लिया, तो यहाँ मैंने क्या लिखा, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर हो गया। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, तो हम इस फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, या फिर एक बार इसको प्लस करो और एक बार माइनस करेंगे। ठीक है, लिखो एक बार, फिर क्वेश्चन करते हैं अभी। हो गया सबका? देखो, सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या, सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः यहाँ 6 सेंटीमीटर तथा यहाँ 4 सेंटीमीटर हो तो सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर बी, यहाँ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर सी, यहाँ 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले यहाँ R1 तो आपको दिया हुआ ही है, और ये स्मॉल r, तो सबसे पहले हमें एरिया निकालना है, मतलब ए। तो हम क्या करेंगे, हाँ बताओ इसमें आंसर क्या आएगा, 20 ए। देखो सबसे पहले एरिया हम निकालेंगे तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर, जैसे हमने वैसे तो लिखा था कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर, या डायरेक्ट लिख लो पाई, या आर प्लस आर, और या स्मॉल आर माइनस आर। फिर पाई की जगह हम रखेंगे 22/7, और r प्लस आर का मतलब है कि यहाँ 6 + 4, और ये हो जाएगा 6 - 4 होगा। तो ये 22/7, तो 6 + 4 यहाँ 10, ये क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो 22 को 2 से करेंगे 44, तो यहाँ 10 से क्या, तो 440/7 सेंटीमीटर है, और एरिया पूछा है, तो इसका मतलब है कि जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है, आपने क्या किया, इसको दोनों का स्क्वायर करके माइनस कर दिया। पाई तो लिखो, पाई भी तो है 22/7,
हाँ 440/7 आएगा, 440/7 आंसर आंसर आएगा इसका, मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। करो इसको एक बार। हो गया ये? आगे। हाँ ये बताऊं, यहाँ मैंने लिखा ABCD एक आयत है, ABCD एक आयत है, ABCD एक आयत है जिसमें AB बराबर 10 या AB बराबर 10 सेंटीमीटर या BC बराबर एक मिनट, ABCE लिखना है इसको, ई है ये, ABCE और BC बराबर 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। वृत्त का केंद्र O, वृत्त का केंद्र O वृत्त का केंद्र O आयत ABCE की 3 भुजाओं आयत ABCE की 3 भुजाओं इधर देख लो, इधर कि 3 भुजाओं AB BC और CE को स्पर्श करती हैं, AB BC तथा CE को स्पर्श करती है। को स्पर्श करती है तो त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। है तो त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हाँ जिसका A, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है 20, B 22, C 24 और यहाँ D 26 है। देखो सबसे पहले ABCE एक आयत है, AB बराबर 10 सेंटीमीटर, यहाँ BC बराबर 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर वृत्त का केंद्र O आयत ABCE की 3 भुजाओं AB BC तथा CE को स्पर्श करती है, तो त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको एक ट्राइंगल निकालना है। देखो इसमें यहाँ 3 चीजें हैं, एक तो आयत हो गया, एक वृत्त हो गया और एक ट्राइंगल हो गया, त्रिभुज हो गया। तो सबसे पहले यहाँ एक चीज का ध्यान रखना कि जैसे मान लो कि यहाँ एक सर्कल होता है ना, वृत्त, जैसे मान लो कि यहाँ मैंने एक वृत्त बनाया, नोट करके लिख लेना एक बार इसको, फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। जैसे कोई भी सर्कल होता है और ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, और जैसे मान लो कि यहाँ नीचे इसकी जो परिधि है इस पर कोई एक स्पर्श रेखा है, इसका मतलब है टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, तो सबसे पहले यहाँ ये ध्यान रखना कि एक होती है स्पर्श रेखा, एक होती है त्रिज्या। तो स्पर्श रेखा
तथा स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या के बीच संबंध में हमेशा यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसका मतलब है कि यहाँ जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। इसका मतलब है कि यहाँ किसी भी सर्कल में यहाँ दो कंडीशन है, एक तो टेंजेंट लाइन हो गई स्पर्श रेखा, और सेकंड हो गई रेडियस मतलब त्रिज्या हो गई। तो त्रिज्या का मतलब ये r और ये टेंजेंट लाइन स्पर्श रेखा। तो अगर r और स्पर्श रेखा होती है तो हमेशा यहाँ 90 है तो ये भी 90 होगा, तो दोनों में से एक जगह 90 कर लो। तो दोनों में से ध्यान रखना कि अगर r है और एक है स्पर्श रेखा तो यहाँ 90 डिग्री एक रिलेशन बनेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ सबसे पहले एक आयत है, यहाँ लिखा मैंने a, ये लिखा b, ये लिखा c, और यहाँ मैंने लिखा e लिखा। अब AB पर 10 सेंटीमीटर मतलब लेंथ है, BC पर 8 सेंटीमीटर, और वृत्त का जो केंद्र है वो O, और आयत AB CE की 3 भुजाओं AB का मतलब है ये, यहाँ BC और CE को स्पर्श करती है। इसका मतलब है कि यहाँ एक वृत्त ऐसा बनाना है जो तीनों को स्पर्श करेगा। तो ये एक सर्कल बना है। इसका मतलब है कि एक भुजा छूट गई इसमें, यहाँ AE। इसका मतलब है कि क्वेश्चन में लिखा भी है कि एक वृत्त ऐसा होगा जो 3 भुजा को क्या करेगा, स्पर्श करेगा। अब मैंने यहाँ लिखा कि ये आपके पास में, जैसे मान लो कि ये सेंटर पॉइंट हो गया, ये इसकी त्रिज्या हो गई R। अब जैसे मान लो कि ये पूरी की पूरी, ये तो है 8 का मतलब है कि ये पूरी की पूरी है 8। अगर यहाँ से ये इसकी जो परिधि है, अगर मैंने इसके 2 टुकड़े करे तो ये 4 हो गए। इसका मतलब है ये भी क्या होगा, 4 होगा। फिर मैंने यहाँ लिखा कि जैसे मान लो कि ये ट्राइंगल हो गया, जैसे ये O पॉइंट हो गया, और ये मैंने लिखा जैसे ये C, और ये हो जाएगा B। क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ लिखा है कि एक ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल कौन सा है, OBC। तो ये हो जाएगा O, ये हो जाएगा B, और ये C, तो ये दोनों को मिलाना पड़ेगा। फिर यहाँ ट्राइंगल हमने निकाला है, ट्राइंगल OBC का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल में सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि ये एक सर्कल है, और यहाँ जो ये वाली जो लाइन जा रही है BC, ये स्पर्श रेखा हो गई, मतलब टेंजेंट लाइन स्पर्श रेखा। और ये है त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में यहाँ जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री। और किसी भी एंगल में, जैसे मान लो कि यहाँ मैंने एक ट्राइंगल बनाया और ये इसकी हो गई हाइट, और यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, ये इसकी हो गई ऊंचाई, और ये आधार मतलब बेस। तो अगर इस ट्राइंगल का एरिया हमें निकालना है तो हम लिखते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2। अब यहाँ जो बेस है, बेस का मतलब ये तो 8 हो गया, लेकिन हाइट का मतलब है कि ये R का मतलब है 4। फिर मैंने 2 की टेबल से यहाँ कट किया तो यहाँ क्या मिला, 4। दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 16। इसको ये करना है, 16 नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ जो एरिया मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। ठीक है, करो एक बार इसको, बाकी हम कल करेंगे। ठीक है।